हेलो किड्स, वेलकम वंस अगेन। सो कल मैंने एनटी का 13 पेपर डिस्कस किया था। पूरे प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं हो पाए थे क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू राइट इट हियर, बट आज ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स कवर करूं मैं। तो देखते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हर एक पेपर से। तो आज का पेपर शुरू करते हैं। एनटीए पेपर 14 नंबर का पेपर है एनटीए का। पहला क्वेश्चन है ए डिप निडल विच इज फ्री। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक डिप निडल है। डिप निडल समझते हो ना आप, जो मैग्नेटिक निडल होती है, विच इज फ्री टू मूव इन वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मरीडियन। परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मरीडियन। एक वर्टिकल प्लेन है जो मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है। क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है। समझ में आ रही बात? तो ये बोल रहा है कि द डिप निडल विल रिमेन। पहला है हॉरिजॉन्टल, दूसरा है वर्टिकल। तो बेटा देखना यहां पे आपको काम आएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब वर्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मरीडियन है तो वहां पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फील्ड का वो जीरो हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो जाएगा तो जो टेन थीटा लिखा जाता है वो बीवी बाय बी एच जीरो हो गया तो इनफाइनाइट हो गया। टेन थीटा इनफाइनाइट हो गया। टेन थीटा इनफाइनाइट होने का मतलब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो वर्टिकल आंसर आएगा। समझ में आ रही बात? तो वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगी। बेसिकली मैग्नेटिक मरीडियन के परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है मैग्नेटिक फील्ड का, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है तो मैग्नेटिक निडल भी वर्टिकल डायरेक्शन में जाके, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा मैग्नेटिक निडल उसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वैनिश हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना बेटा। अगर आप सोचो तो 11, 11, 12, 13 तीनों पेपर्स में मैग्नेटिक इसके अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, ठीक है, जियो मैग्नेटिज्म है, उसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, डिप एंगल हो गया या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आए हैं। तो ध्यान रखना, इस चीज के ऊपर फोकस करना है, स्पेशल फोकस करते हुए चलना। बट जब डेफिनेटली इस बार भी नीट के पेपर में आंसर क्वेश्चन आएगा। लास्ट ईयर भी नीट के पेपर में क्वेश्चन आया था कि नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में किधर जाएगी डिप निडल। समझ में आ रही है बात? तो पॉजिटिव एंगल नदर्न हेमिस्फीयर में, नेगेटिव एंगल सदर्न हेमिस्फीयर में कैलकुलेट किया जाता है। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, ठीक है। मतलब जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अगर नदर्न हेमिस्फीयर में तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में तो उसको नेगेटिव लेते हैं। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है कि स्क्वायर कॉइल है एसीडीई। एसीडी स्क्वायर कॉइल है, इसका प्लेन जो है वर्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विच एक्सटेंड्स ओवर ए लेंथ ऑफ 2L shown in figure. The acceleration of coil is, तो देखना बेटा आसान सवाल है। सेकंड सवाल है, आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, कितने लेंथ में है वो? 2L लेंथ में, और आपने क्या किया है, यहाँ पे एक लूप छोड़ा है, इसका लेंथ कितना है? L लेंथ है। तो बेटा जब ये लूप अंदर एंट्री करेगा, यहाँ पे अंदर एंट्री करेगा ये लूप, अगर इधर एंट्री करेगा ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो देखना इसमें क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसके अंदर से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा नहीं होगा? पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण इसमें क्या आने वाली है? करंट आने वाली है। क्या आने वाली है? करंट आने वाली है। अगर इसमें करंट आएगी ना बेटा, तो करंट के कारण क्या होगा, इनके वायर्स के ऊपर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स ऐसी डायरेक्शन में होगा कि वो इसको रोकेगा। समझ में आ रही बात? अपोज होगा इसका। तो यहां पे आएगा आपका आंसर कि जब अंदर एंटर करेगा तब लेस देन जी होगा। लेकिन जब एक बार पूरा अंदर आ जाएगा, ये इसकी लेंथ L है और इसकी लेंथ 2L है, जब पूरा अंदर आ जाएगा तो फ्लक्स में चेंज जीरो होगा। फ्लक्स में चेंज जीरो होगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, कोई करंट नहीं आएगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो उस केस में इसका एक्सेलरेशन जी रहेगा। तो यहां पे इसका एक्सेलरेशन जी रहेगा, यहां पे इसका एक्सेलरेशन लेस देन जी रहेगा, इसका एक्सेलरेशन लेस देन जी रहेगा। समझ में आ गई बात? यहां पे इसका एक्सेलरेशन जी रहेगा जब ये कंप्लीटली अंदर होगा। और जब आपके पास, तो ये पहला है लेस देन जी फॉर ऑल द टाइम, गलत हो गया। लेस देन जी व्हेन इट एंटर्स द फील्ड एंड ग्रेटर देन जी व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड, गलत हो जाएगा ये। समझ में आ रही बात? तो जब जी इसका जब बाहर आएगा तब भी इसका एक्सेलरेशन कम ही रहेगा जी से, क्योंकि तब भी इसके ऊपर फोर्स लगेगा। बस अंतर क्या पड़ेगा कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन कभी जी से ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा इसके ऊपर। तो इसका आंसर आना चाहिए लेस देन जी व्हेन इट एंटर्स एंड कम्स आउट ऑफ द फील्ड बट इक्वल टू जी व्हेन इट इज विद इन द फील्ड। समझ में आगे बात? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज फाई एंड द ईएमएफ इंड्यूस इज ई, देन इफ फाई बराबर जीरो, अगर फ्लक्स जीरो है तो इंड्यूस ईएमएफ जीरो होगा। इफ फाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर फ्लक्स नॉन जीरो है तो ई कैन नॉट बी जीरो। ये गलत स्टेटमेंट है। लेट्स से फाई जो है वो नॉन जीरो लेकिन कांस्टेंट है, जैसे यही एग्जांपल, जब ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो इसमें फ्लक्स जीरो नहीं है, फ्लक्स है लेकिन वो फ्लक्स टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है। तो ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण फ्लक्स को टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा, पोजीशन के साथ भी नहीं, टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा। अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चा टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन, इफ ई इज नॉट जीरो, ये बोल रहा है ई जो है वो जीरो नहीं है, मतलब इंड्यूस ईएमएफ जीरो नहीं है, देन फाई मे और मे नॉट बी जीरो। ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगर इंड्यूस ईएमएफ जीरो नहीं है तो फाई जीरो हो भी सकता है और फाई जीरो नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? फिर डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबाउ इज करेक्ट। तो देखना यहां पे क्या बोल रहा है, अगर ई जो है वो माइनस डी फाई बाई डी टी लिखा जाता है। समझ में आ रही बात? ई जो है वो माइनस डी फाई बाई डी टी लिखा जाता है। तो कई केसेस में क्या होता है, जैसे लूप घूमता है आपका,
अगर लूप घूम रहा है, ये घूमा, समझ में आ रही बात, देखना कैसे, ये लूप था, ये घूमा, घूमते ही क्या होता है कि जो इसका एरिया वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाता है, तो उस मोमेंट के लिए फ्लक्स जीरो हो जाता है, लेकिन वापस फ्लक्स आ जाता है। तो इंड्यूस ईएमएफ तो आएगा जब आपका फ्लक्स जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट अगर इंड्यूस फ्लक्स जीरो है या कांस्टेंट है, टाइम के साथ कांस्टेंट है, तो कभी भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द इंपीडेंस ऑफ गिवन सर्किट इज विल बी, ये तो बहुत आसान है। इसका देखना बेटा, यहां पे क्या है, ये डीसी लगा रखा है, अरे देखो डीसी सोर्स लगा रखा है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ये पेपर आसान है, और एक आपका कैपेसिटेंस है, और यहाँ पे एक डीसी सोर्स लगा रखा है। डीसी सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो जीरो होता है, तो ओमेगा भी जीरो होगा। तो जो इंपीडेंस लिखा जाता है जेड बराबर, क्या लिखा जाएगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, सॉरी एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सी जो आता है वो आता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा जीरो है तो एक्सी कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, तो जेड भी कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो कभी भी अगर डीसी सर्किट हो, अगर आपके पास डीसी सर्किट हो और उसमें कैपेसिटर लगा हुआ हो, तो उसका जो इंपीडेंस है वो इनफाइनाइट हो जाता है। समझ में आ रही बात, डीसी सर्किट का इंपीडेंस अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो इनफाइनाइट रहेगा। अगर यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ होता, डीसी लगा हुआ होता, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखना कैसे, अगर इसी में देख लो, अगर ये रेजिस्टेंस है आपका और ये इंडक्टर है और ये डीसी सोर्स लगा रखा है और आपसे जेड पूछा है, तो इस केस में जेड जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। एक्सएल जो होगा वो आपका ओमेगा एल होगा, ओमेगा तो जीरो है तो एक्सएल कितना हो जाएगा, ओमेगा जीरो है आपका, तो एक्सएल भी जीरो हो जाएगा आपका। समझ में आ रही बात, उस केस में जेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ आर के बराबर आ जाएगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि यहाँ पे आपका इंपीडेंस है नहीं। और आज का जो मेरा रिवीजन लेक्चर था इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उस पर तो मैंने इस पर डिटेल में बात की थी। आरएल सर्किट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि टी बराबर जीरो पे जो आपका इंडक्टर है वो एक ओपन इसकी जैसे ओपन सर्किट की जैसे बिहेव करता है, टी बराबर इनफाइनाइट पे आपका इंडक्टर जो है वो प्लेन वायर की जैसे बिहेव करता है। आज के लेक्चर में देख लेना बेटा ये, तो इसका आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 100 वोल्ट की एसी सप्लाई है और फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज कनेक्टेड टू एन एलसीआर सर्किट, एल दे रखा है, सी दे रखा है, आर दे रखा है, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाट इज द टोटल क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। अब बेटा क्वालिटी फैक्टर कैसे डिफाइन होता है, अगर आपको याद हो, क्वालिटी फैक्टर ये फिफ्थ क्वेश्चन है। क्वालिटी फैक्टर का सीधा सीधा फॉर्मूला है, देखना, क्वालिटी फैक्टर का सीधा सीधा फॉर्मूला है 1 अपॉन आर रूट एल बाय सी, 1 अपॉन आर रूट एल बाय सी। ये आपका क्वालिटी फैक्टर है। आपको क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, आई गेस एल की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, तीनों ही तो दे रखा है आपको, एल आर सी तीनों ही पकड़ा रखा है। वैल्यू डाल दो 1 अपॉन आर, आर कितना दे रखा है आपको, आर दे रखा है 10 ओम, सी दे रखा है, आर दे रखा है 10 ओम, और ये दे रखा है आपको 8.1 मिली हेनरी, मिली मतलब 10⁻⁻3, और जो आपको ये सी दे रखा है वो दे रखा है 2.5, आई गेस 12.5 माइक्रोफेरेड, 12.5 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। ये अपन को दे रखा है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो 1/10 ये ऊपर जाके हो जाएगा 8.1 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय 12.5, ठीक है, 12.5 ये कुछ आएगा 1/10, ऊपर कितना हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 डिवाइड बाय 12.5। तो ये तो कट गया क्योंकि ये रूट से बाहर आएगा तो 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, ये आ जाएगा 9 डिवाइड बाय रूट ओवर 12.5। तो देखना इसका आंसर कितना, अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। 9 डिवाइड बाय 12.5, तो 12.5 जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग होता है, तो 3 से तो कम आएगा आंसर, तो 3 से कम आंसर 2.5, मतलब सॉल्व करके देखना पड़ेगा आपको, 2.54 के करीब लग रहा है आंसर। अगला क्वेश्चन, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज 10। मैग्नीफाइंग पावर दे रखिए बेटा। अब मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप की क्या लिखी जाती है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 था, अगले क्वेश्चन नंबर पे 6 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नीफाइंग पावर जो होती है एमएफ, वो लिखी जाती है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ और ईयर आई पीस जो होता है, आई पीस, आई के पास जो आपका लेंस रहता है उसकी फोकल लेंथ के रेशियो को मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप बोला जाता है। अब आपसे क्या पूछा है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज 10 एंड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज, लेंथ जो होती है ना वो आई पीस और इसके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। ये टेलीस्कोप ऐसा होता है, यहां पे आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, यहाँ पे आपका आई पीस होता है, तो इनके बीच का जो सेपरेशन होता है, लेंथ होती है, उसको एल बोलते हैं ना, एल। तो एल जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है एफ ई प्लस एफ ओ। तो आपको मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है लेंस की, कितनी दे रखी है 10, और लेंथ दे रखी है ये तो 10, और ये दे रखी है 1.1। तो दो इक्वेशन दे रखी है आपको, तो सबसे पहले तो वहां से देखो एफ ओ बराबर 10 इंटू एफ ई, ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो एफ ओ की वैल्यू, तो ये आ जाएगा एफ ओ की वैल्यू 10 एफ ई प्लस एफ ई बराबर 1.1। तो एफ ई जो आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 1.1 डिवाइडेड बाय 11, समझ में आ रही बात, तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर, ठीक है, 0.1 मीटर आ जाएगा आई पीस के फोकल लेंथ। आई पीस की फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, 0.1 मीटर आ जाएगी। तो आपसे क्या पूछा है, द मैग्निफिकेशन व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में कितना लिखोगे? 25 सेंटीमीटर लिखोगे। कितने लिखोगे? 25 सेंटीमीटर लिखोगे। तो मैग्निफिकेशन कैसे लिखोगे? मैग्निफिकेशन कैसे लिखोगे? देखना, FO फाइनल मैग्निफिकेशन पूछ रहा है वो, FO फाइनल मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, तो वो लिखा जाएगा, देखना इमेज बन रहा है 1/d पे, लेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, माइनस प्लस हो जाएगा 1/FE और डिवाइडेड बाय यहां पे आएगा आपके पास FO। क्लियर है? फोकल ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय दिस, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। 1/d, d की वैल्यू, d की जगह क्या लिख देना? 25 सेंटीमीटर। d की जगह 25 सेंटीमीटर लिख देना। FE निकाल ही लियो आप 0.1 मीटर, ठीक है? FE 0.1 मीटर आ जाएगा, तो मैग्निफिकेशन आएगा FO। अच्छा, इससे FE निकाल लियो तो FO भी आ जाएगा, तो FO 1 आ जाएगा। देखो FO कितना हो जाएगा? 10 इंटू 0.1, तो 1 आ जाएगा, वो 1 मीटर। तो वैल्यू डाल दो, तो 1 मीटर और डिवाइड बाय 1/0.4 लिख दें इसको। 25 सेंटीमीटर बदलो 0.4 मीटर प्लस 1.1, ठीक है? तो ये आ जाएगा 0.4, तो आ जाएगा 1 प्लस 4 और मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 0.4, ये आंसर आ जाएगा। तो 50 डिवाइडेड बाय 4, तो 12, 50 डिवाइडेड बाय 4 आंसर आना चाहिए इसका। 50 डिवाइडेड बाय 4 आंसर आना चाहिए इसका। 50 डिवाइडेड बाय 4 आंसर आना चाहिए। देखो आ रहा है क्या आंसर? नहीं लग रहा मुझे तो आंसर आते हुए, चेक कर लो, आएगा आंसर आएगा, कहीं तो गड़बड़ हुई है। 0.1, वेट ए मिनट, हाँ ये कुछ अपना कितना होगा, इसका एलसीएम गलत ले लिया, ये रहेगा आपके पास, ये सब मीटर्स में, मैग्निफिकेशन जो है सब मीटर्स में। चाहो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। अच्छा, इसको 25 सेंटीमीटर लिखेंगे ना, 25 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर, 0.1 मीटर मतलब 25 बाय डिवाइड बाय 100 लिखेंगे इसको, और ये 0.1 लिखेंगे। हाँ अब आ जाएगा, तो 1 और 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/10, तो 14 आंसर आ जाएगा इसका, 14 आंसर आएगा। हाँ कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ कर दिया था मैंने, 14 आंसर आएगा, वही आंसर करेक्ट है। 7th क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू ए फ्रिंज पैटर्न इफ द पाथ ऑफ द वन ऑफ द स्लिट ऑफ ग्लास प्लेट विच एब्जॉर्ब 50% एनर्जी इज ट्रांसमिट। तो पहला चीज, तो अगर आपने सपोज करो, देखना क्या होने का है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपने क्या किया है, एक यहां पे देखो, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है आपका, ठीक है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यहां से लाइट रे गई, यहां पे कहीं पे स्क्रीन पे जाके मैच की, और यहां पे कहीं पे तो कुछ तो पैटर्न बना, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, जो भी कोई भी इंटेंसिटी आई, डिपेंडिंग ऑन द पार्ट डिफरेंस, कुछ ना कुछ वैल्यू आई यहाँ पे इंटेंसिटी की। अब ये बोल रहा है कि आपने क्या किया, 50% ऑफ एनर्जी इज 50 एब्जॉर्ब 50% ऑफ, अब यहां पे आपने कुछ फिल्म रख दी लेट से, अब ये फिल्म स्पेसिफिक काम करती है, 50% ऑफ एनर्जी, 50% ऑफ एनर्जी को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, समझ में आ रही बात? मतलब इंटेंसिटी थोड़ी कम कर देती है, समझ में आ रही बात? एनर्जी एब्जॉर्प्शन का मतलब है इंटेंसिटी थोड़ी कम कर देती है। अब ये आगे बात कर रहा है ऑप्शन, द ब्राइट फ्रिंजेस बिकम ब्राइटर एंड द डार्क फ्रिंजेस, गलत है ये बात। तो डार्क फ्रिंजेस का मतलब क्या होता है? डार्क का मतलब होता है इंटेंसिटी कम होना वहां पे, बट ऐसा नहीं है डार्कर, तो डार्क फ्रिंज और डार्क हो जाएगी, इट्स नॉट लाइक दैट। क्लियर है? अगला, नो फ्रिंज आर ऑब्जर्व्ड, ये तो गलत बात है भैया, ठीक है? इसके डालने से तुम्हारी इंटेंसिटी पे फर्क गिरा है, अभी इसमें कहीं पे भी म्यू नहीं दे रखा है इसका, सुन लो ध्यान से। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं अपने बुक्स में देखते हैं स्टैंडर्ड, वहां पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देते हैं म्यू, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देने के कारण हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस लेते हैं, क्योंकि मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो स्लो हो जाती है, इसलिए एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आता है। तो हम लोग उसको कितना लिखते हैं, म्यू -1 इंटू टी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? म्यू -1 इंटू टी, ये एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस हम लोग लिखते हैं कि ये स्लैब के कारण या फिर जो भी हम लोगों ने लगाया था फिल्म, लेकिन यहाँ पे ये फिल्म कुछ और काम कर रही है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस नहीं दे रही है, ये फिल्म आपका इंटेंसिटी को कम या ज्यादा कर रही है, कम कर रही है बेसिकली यहाँ पे। तो इसलिए फ्रिंज पैटर्न पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रिंज पैटर्न तो आएगा ही आएगा। द फ्रिंज विद डिक्रीज, नहीं, फ्रिंज विद डिक्रीज, बीटा क्या होता है? बीटा जो लिखा जाता है फ्रिंज विद, वो लिखा जाता है डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। इसमें क्या चेंज किया आपने? कुछ भी तो चेंज नहीं किया ना, कैपिटल डी चेंज किया, ना लैम्डा चेंज किया, ना म्यू चेंज किया, कोई चेंज नहीं हुआ, तो बीटा में चेंज नहीं आएगा। फोर्थ ऑप्शन देख लो, नन ऑफ द अबव। अब ऑब्वियस बात है, अगर तीनों ही ऑप्शन सही नहीं हुए तो कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। क्लियर है ये चीज? तो देखना यहाँ पे आपके सामने, अगर ग्लास प्लेट है आपकी, ग्लास प्लेट है, तो जो डार्क फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी चेंज हो जाएंगी। अरे बेसिकली यार, आई मैक्स क्या लिखते हो तुम? आई मैक्स क्या लिखते हो? √I1, ठीक है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। और आई मिन क्या लिखते हो? आई मिन वो लिखते हो √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अब जनरली यंग्स डबल स्लिट में हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी सेम लेते हैं ना, इनकी सेम इंटेंसिटी लेते हैं, तो यहां पे ये 2 टाइम्स होके और स्क्वायर होके 4 टाइम्स ऑफ I0 हो जाती है। किसी एक स्लिट से आने वाली इंटेंसिटी अगर I0 है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 टाइम्स I0 आती है और मिनिमम इंटेंसिटी 0 आ जाती है।
लेकिन जब आप यहां पे मान लो आई नॉट है और यहां से आई नॉट जा रही है, तो इस बार यहां पे क्या पहुंचेगी, आई नॉट बाई टू इसके कारण और आई नॉट पहुंचेगी। तो आपको एक वैल्यू यहां पे आई नॉट बाई टू डालनी पड़ेगी, एक वैल्यू आई नॉट डालनी पड़ेगी। तो मिनिमम इंटेंसिटी कभी भी जीरो नहीं होगी। मतलब जो डार्क फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज, उस डार्क फ्रिंज में पहले यंग्स डबल स्लिट में जीरो इंटेंसिटी हो जाती थी, लेकिन इस केस में जीरो नहीं आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी इंटेंसिटी की, और जीरो नहीं आएगी बेसिकली। तो कुछ ना कुछ लाइट दिखेगी आपको वहां पे, मतलब डार्क दिखेगा लेकिन कंपेरेटिवली डार्क दिखेगा। अरे डार्क और ब्राइट इज ए कंपेरेटिव टर्म, समझ में आ रही बात? डार्क एंड ब्राइट इज कंपेरेटिव टर्म। लेकिन जब ओरिजिनल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पे, जो ओरिजिनल मैथमेटिक्स, तो उसमें प्योर डार्क फ्रिंज आती है, क्योंकि वहां पे इंटेंसिटी जीरो हो जाती है। अगर जहां इंटेंसिटी नहीं है, जहां लाइट ही नहीं है, तो वहां पे कंप्लीट डार्कनेस रहती है। समझ में आ रही बात? वैसे तो रियल लाइफ में अगर जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं लैब में, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कंप्लीट डार्कनेस। कंप्लीट डार्कनेस बोले तो ब्लैक होल टाइप का सिचुएशन है ना, बिल्कुल डार्क, पिच ब्लैक। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 8th क्वेश्चन। सर्कुलर बीम ऑफ लाइट ऑफ डायमीटर, एक सर्कुलर बीम है जिसकी लाइट का डायमीटर दे रखा है हमको 2 सेंटीमीटर, फॉल्स ऑन ए प्लेट सरफेस ऑफ ए ग्लास, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, 60 डिग्री पे आ रही हो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 3/2, द डायमीटर ऑफ द रिफ्रैक्टेड। बहुत आसान सवाल है ये तो। देखो एक्चुअली कैसा होगा, डायमीटर समझो, मतलब ऐसे करके बीम आएगी, तो ऐसा करके ले लेते हैं हम लोग, समझ में आ रही बात? यहां पे रिफ्लेक्शन होगा, तो यहां पे ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है हमको, तो रिफ्लेक्शन के बाद थोड़ा बैंड करेगी इधर ऐसे करके, समझ में आ रही बात? ये वाला जो है अपन को 3/2 दे रखा है, इसका म्यू, समझ में आ रही बात? म्यू जो है वो अपन को 3/2 दे रखा है। तो हम लोग पहले स्नेल्स लॉ लगाएंगे, साइन 60 डिग्री इंटू 1, एयर से आ रही है तो 1 लेंगे, और इक्वल टू म्यू जो है 3/2 साइन आर। क्लियर है? तो यहां से साइन आर जो आएगा तुम्हारा, वो आएगा √3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/√3, तो कितना आएगा 1/√3 आएगा। अब सपोज करो इसका डायमीटर डी था, ठीक है, इसका डायमीटर कितना तो डी था, किसका? इसका, वेव का। तो यहां से आप परपेंडिकुलर डालो, एक डाला परपेंडिकुलर। अब देखना बेटा, ये 60 डिग्री है आपका, तो इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये पूरा भी 60 डिग्री होगा आपका, होगा नहीं होगा? और इसका डायमीटर डी डैश मान लो, समझ में आ रही बात? इसका डायमीटर डी डैश मान लो। तो ये आपके पास अब क्या बना है, ज्योमेट्रिकल फिगर बना है। तो मैं दिखा देता हूं आपको कैसे करना है। इधर साइड में ज्योमेट्री लिख लेते हैं, ये और ये, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला आपने, ये ओरिजिनल डी नॉट था, उसके बाद रिफ्लेक्शन हुआ इसका, तो ऐसे कुछ बैंड हुई है, इसका रिफ्लेक्शन हुआ, ऐसे ये भी कुछ बैंड हुई, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला 90 डिग्री का, ये भी ठीक है, 90 डिग्री ये भी, तो इसको डी डैश बोल दो। आपको डी डैश की इसके डी डैश की वैल्यू निकालनी, तो इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो। इस वाली लेंथ को ए बी, ठीक है, ये वाली लेंथ कितनी है ए बी। ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री है। अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो कोई मुझे ये वाला एंगल बताएगा, ये वाला एंगल कितना हो सकता है? सोच के बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। ये वाला एंगल हमको पता है, ये रहा आर, साइन आर, सॉरी साइन आर, और साइन आर की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 1/√3 दे रखी है। कितनी दे रखी है 1/√3 दे रखी है। क्लियर है? अब अगर आपको किसी तरीके से ये एंगल पता हो तो देखना आप क्या लिख सकते हो। इस वाले ट्राइंगल में देखो, दिस विल बिकम योर हाइपोटेन्यूज एंड दिस विल बिकम योर बेस, तो इसको थीटा बोल दो एक बार के लिए। तो देखना थीटा, कॉस थीटा क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा बराबर ओरिजिनल डायमीटर जो है वो डी नॉट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए बी। समझ में आ गई बात? ये वाला थीटा जो लिखा जाएगा वो कॉस थीटा लिखा जाएगा। अब देखना ये अगर 90 डिग्री है तो क्या मैं सेफली बोल सकता हूं ये वाला एंगल, देखो ये कैसा है, ऐसा, ये एक लाइन ऐसी है और फिर एक ऐसी, पैरेलल है ये दोनों, तो ये अगर थीटा है तो क्या ये भी थीटा बोल सकता हूं मैं, ये वाला थीटा। तो अब इस वाले ट्राइंगल में ये 90 हो गया तो ये बेस हो गया, तो वापस से हम लोग क्या लिख सकते हैं इधर डी डैश अपॉन कॉस थीटा, डी डैश अपॉन ए बी। समझ में आ रही बात? सॉरी नहीं बोल पाएंगे हम लोग, ठीक है, सॉरी ये थीटा नहीं होगा, दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस बेट, इसको बोलते हैं थीटा अल्फा बोलते हैं इसको। तो हम लोग क्या लिखेंगे कॉस अल्फा। कॉस अल्फा कितना लिखा जाएगा बेटा डी डैश डिवाइडेड बाय ए बी। क्लियर है? अब ए बी को रिप्लेस कर दो आप, इधर से ए बी जो आएगा आपका वो आएगा डी नॉट बाय कॉस थीटा, और इधर से ए बी आएगा आपका डी डैश बाय कॉस अल्फा। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दो बेटा, डी नॉट बाय कॉस थीटा इक्वल टू डी डैश बाय कॉस अल्फा। अब यहां से आपको डी डैश निकालना है, तो डी डैश आ जाएगा डी नॉट बाय कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा। समझ में आ रही बात? डी नॉट बाय कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा। अब हम लोग आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो अपना ये जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल, क्या कोई मुझे बता पाएगा ये वाला एंगल कितना आएगा? देखना
ये अगर आर है, ये वाला अगर एंगल आर है, ये वाला देखना, ये वाला इधर फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला एंगल अगर आर है, थोड़ा अच्छा बनाने दो, इसमें ज्योमेट्री का खेल है बेटा, इसमें पूरा ज्योमेट्री का खेल है। ये अगर ये वाला एंगल आर है, दिस एंगल इज आर, समझ में आ रही बात, ये वाला भी आर होगा, ठीक है। अब अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालो, यहां से परपेंडिकुलर डालो, ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल अगर आर है तो ये 90 माइनस आर होगा, और ये बाय डिफॉल्ट आर होगा, समझ में आ रही बात। ये वाला एंगल अगर आर है तो ये 90 माइनस आर होगा, ये आपका आर बन जाएगा। उसी तरीके से अगर आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इसके ऊपर, ये वाला परपेंडिकुलर, समझ में आ रही बात, ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल अगर आई है, ये वाला एंगल अगर आई है, ये भी पूरा 90 होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा, तो ये आई हो जाएगा बेसिकली। तो यहां पे जो मैंने थीटा लिया है वो आई हो जाएगा, और जो थीटा डैश लिया है वो आर हो जाएगा, समझ में आ रही बात। तो खत्म हो गया क्वेश्चन। डी डैश बराबर डी नॉट और कॉस अल्फा की जगह कॉस आर और डिवाइडेड बाय साइन, कॉस थीटा की जगह साइन, साइन ये वाला एंगल अगर आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा, तो साइन आई, ठीक है। अब लिख लो डी नॉट की वैल्यू कितनी है अपने पास, डी नॉट दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर, डी नॉट दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और ये जो साइन आई है आपका, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, और कॉस आर, साइन आर की वैल्यू 1/3 है, तो कॉस आर निकाल सकते हो आप। कॉस आर कैसे आएगा, परपेंडिकुलर तो यही, हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा, और जो बेस है वो कितना हो जाएगा, √3 - 1, मतलब √2/3, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, √2/3। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये √3, तो ये आ जाएगा आपके पास 4√2 डिवाइडेड बाय 3, दिस विल बी योर आंसर। तो इसको सॉल्व कर लो, 4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 5.6 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आ जाएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है क्या, 1 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए, 1 पॉइंट समथिंग आंसर नहीं आ रहा है आपका, समथिंग वी हैड डिड समथिंग रॉन्ग आई गेस। अच्छा सॉरी, कॉस थीटा, कॉस 60 जो होता है, कॉस 60, अरे थीटा मतलब सॉरी यहाँ पे कॉस 60 आएगा, कॉस 60 मतलब यहाँ पे 1/2 आएगा, तो ये तो 2 सेंटीमीटर था, यहाँ पे 1/2 आएगा, 1/2 आने से ये कितना हो जाएगा, ये √3 रहेगा, बाकी पूरी गणित सही रहेगी, ये √3 रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा √3, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो अब आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 5.6 डिवाइड बाय √3 अप्रोक्सीमेटली 3 के करीब आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में 3 के करीब 3 दे रखा है, एग्जैक्ट 3 तो आएगा नहीं, तो 3.26 आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है एक और, द अपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओ फ्रॉम द ए बी, तो ये तो आसान सवाल है बेटा, यहाँ तो 2 स्लैब लगा रखी है आपको, क्या लगा रखी है बेटा, 2 स्लैब लगा रखी है, कितनी लगा रखी है बेटा, 2 स्लैब लगा रखी है। अगर एक स्लैब होती है तो कितना लिखते हो आप, T/μ लिखते हो, कितना लिखते हो, T/μ लिखते हो। अगर आपके पास सिंगल स्लैब रहा है, ऊपर से देखो, अरे कभी बीकर में पानी भरा है ना तुमने, और बीकर में पानी भर के उस पर कॉइन डाला है, तो कॉइन तुमको ऊपर दिखाई देता है, क्यों, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। कभी समझो इस चीज को कि क्यों दिखाई देता है ना, देख लो कैसे दिखाई देता है। मान लो ये बीकर है, फटाक से यहाँ पे कॉइन है और यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहां से आपने एक लाइट रे, इससे लाइट रे चली ऐसे करके, और रिफ्रैक्शन होगा, और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, इसको μ2 बोल दो, इसको μ1 बोल दो, तो μ2 जो है वो बड़ा है μ1 से, तो डेंसर टू रेयर में जाएगी तो ऐसे करके डाइवर्ज होगी। तो अगर ध्यान से देखो तो ये जो लाइट रे है ये कुछ इस टाइप से आएगा आपका, क्लियर है। पीछे बढ़ाओगे तो आपको ये कॉइन की ऑब्जेक्ट ये है, तो इमेज यहां से ये ओ डैश दिखाई देगी। अगर ये डिस्टेंस d है तो ये आपको d/μ दिखाई देगा, समझ में आ गई बात, d/μ। और ये जो म्यू है ये म्यू रिलेटिव होगा, ये जो म्यू है वो म्यू रिलेटिव होगा, और म्यू रिलेटिव क्या लिखा जाएगा, जिस मीडियम में जा रही है और जिस मीडियम से जा रही है और जिस मीडियम में जा रही है, तो μ2/μ1 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, μ2/μ1 लिखा जाएगा, आपका d/μ आ जाएगा आंसर, क्लियर है। अब यहाँ पे 2 स्लैब लगा रखी है ना आपने यहाँ पे 2 स्लैब लगा रखी है, तो दोनों का ऐड कर दो, ये एक के कारण और दूसरे के कारण भी है, तो d1/μ1 प्लस d2/μ2। एयर में जा रही है ये स्लैब्स, कहां जा रही है, एयर में जा रही है, हाँ एयर में जा रही है, तो d1 जो है, d1 वो 4 है, 4 डिवाइडेड बाय 1.4, और ये d2 जो है 5 डिवाइडेड बाय 1.5, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 40/14 प्लस 50/15, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, सॉल्व करना पड़ेगा इसको आपको, 40/14, तो कट कर लो पहले 7, 20/7 प्लस ये हो जाएगा 3, और 10/3, तो आ जाएगा 21, तो 3, 60 प्लस 7, 70, तो आ जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 21, दिस विल बी योर आंसर।
130 डिवाइडेड बाय 21, तो अप्रोक्सीमेटली आएगा ये आपका 126, 6.440, 190, 6 अप्रोक्सीमेटली 6.19 के करीब आंसर आना चाहिए। हाँ 6.19 आएगा आंसर, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म इज, अब बहुत आसान है ये तो, डेविएशन आपको पता है, सबसे पहले तो कॉचीज रिलेशन पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10, तो आपको पता है म्यू जो होता है वो लिखा जाता है a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो एक तरीके से देखो तो लैम्डा अगर हाई है तो म्यू जो है वो कम होगा, तो डेविएशन जो है वो कम होगा। समझ में आ रही बात, क्यों? क्योंकि जितना म्यू कम होगा उतना डेविएशन कम होगा। तो लैम्डा जो ब्लू है, लैम्डा जो ब्लू है वो लोएस्ट है कि नहीं है, विबग्योर में जो लोएस्ट है वो लैम्डा ब्लू है, तो म्यू जो है उसका हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट। समझ में आ रही बात, तो डेविएशन भी उसका क्या होगा, डेविएशन भी क्या होगा उसका, सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात, डेविएशन भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा उसका। तो आंसर आ जाएगा ब्लू का डेविएशन ज्यादा होगा, और लीस्ट रेड के लिए होगा, क्योंकि म्यू उसका सबसे कम होगा, रेड का म्यू सबसे कम होगा, क्योंकि रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा होता है। ये तो आसान सवाल है, आगे चलते हैं हम लोग। ट्रांजिस्टर यूज्ड इन एन एम्पलीफायर इन ए कॉमन बेस मोड, ट्रांजिस्टर अपने पास वो एम्पलीफायर के जैसे यूज हो रहा है, ठीक है। ट्रांजिस्टर के 3 काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं वैसे तो, पर जनरली हम लोग उसको एक्टिव रीजन में जब वो रहता है, ट्रांजिस्टर के 3 रीजन होते हैं ना, एक्टिव रीजन रहता है, सैचुरेशन रीजन रहता है, तो जब वो एक्टिव रीजन में रहता है तो वो आज एम्पलीफायर वर्क करता है। कैसा वर्क करता है, एम्पलीफायर वर्क करता है। कैसा वर्क करता है बेटा, एम्पलीफायर वर्क करता है। कौन से रीजन में वर्क करता है, जब वो एक्टिव रीजन में होता है। ये चीज याद रखना, ट्रांजिस्टर जब एक्टिव रीजन में होता है तो आपका कैसा वर्क करता है, वो एम्पलीफायर के जैसा वर्क करता है। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन है। एक ट्रांजिस्टर है जिसको एम्पलीफायर के जैसा वर्क करवाया है, कॉमन बेस मोड, बेस यहाँ पे कॉमन रखा हुआ है। जनरली जो यूज होता है वो कॉमन एम्पलीफायर यूज होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बेस को कॉमन रख रखा है। विद लोड रेजिस्टेंस आरएल दे रखा है 5 किलो ओम, लोड रेजिस्टेंस आरएल दे रखा है आपको 5 किलो ओम, ये आपका आरएल है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इफ द करंट गेन ऑफ एम्पलीफायर इज 0.98, करंट गेन दे रखा है आपको, तो कॉमन बेस में करंट गेन जो लिखा जाता है वो 0.98 अल्फा लिखा जाता है, ठीक है। अल्फा लिखा जाता है कॉमन बेस में, और क्या लिखा जाता है, ये IC बाय IE। तो वोल्टेज गेन क्या होता है, देखना बेटा, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन क्या लिखा जाता है, रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस, ठीक है। पहली बात तो अल्फा मल्टीप्लाई होगा, करंट गेन है ना, करंट गेन, और साथ में रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन से रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको लोड रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वोल्टेज गेन आ जाएगा। तो लोड रेजिस्टेंस कितना है आपका, लोड रेजिस्टेंस ऐसा क्यों आता है, समझ रहे हो, क्योंकि देखो वी आउटपुट, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ऐसा क्यों आता है, तो देख लो, वी आउटपुट डिवाइड बाय वी इनपुट। अब आउटपुट जो है वो क्या लिखा जाता है, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट लिखते हो और IC लगा के, और जो इनपुट होता है वो देते हो आप इनपुट रेजिस्टेंस और IE, समझ में आ रही बात, IE लगा के, तो IC बाई IE बाय डिफॉल्ट अल्फा बन जाता है, इसलिए ये फॉर्मूला आता है। तो आपको RL की वैल्यू भी दे रखी है 5000, आपको 70 दे रखी है इसकी, और 0.98 दे रखा है आपको ये। तो यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग, कितना आता है, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 9 45 49 490, ठीक है, 490 डिवाइड बाय 7, तो ये आ जाएगा 70 ओम, 70, ये तो रेशियो है ना, तो पावर वोल्टेज गेन फैक्टर 70 आ जाएगा आपके पास। एंड अ पावर गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, पावर गेन होता है वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, तो वी गेन और इंटू सी इंटू अल्फा, ठीक है। तो वी गेन कितना है आपके पास, ये रहा 70, और ये है आपके पास 0.98, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 5 9 63 और 68, समझ में आ रही बात, 68। तो दिस विल बी योर पावर गेन। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6.86, नो सॉरी 68.6, कितना आ जाएगा 68.6, ऐसा आंसर आएगा 68.6, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, माय फेवरेट टॉपिक, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड एट 2 डिफरेंट लाइट इंटेंसिटी एंड चूज द करेक्ट ग्राफ शोइंग द वेरिएशन स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो देखना बेटा, पहली बात तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो आपको पता है इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो दो चीजें होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। पहली चीज तो कि एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा लाइट, अगर ज्यादा या फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हो, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है आपकी, जिसको वर्क फंक्शन, मतलब अगर उसको H से मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क फंक्शन आ जाएगा। तो वर्क फंक्शन से ज्यादा की लाइट अगर इंसिडेंट करा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएगा, ये तय बात है। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, 1 2 3 4, वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स गिरा रहे हो।
जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स आप सरफेस पे गिराओगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, गिवन दैट हर एक फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड जो एनर्जी है या फिर जो वर्क फंक्शन है उससे ज्यादा हो। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन विच हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रही बात? देखो क्या क्या सिंपल सा फंडा है। यहां से एनर्जी आई, कुछ एनर्जी को बाहर निकालने में काम आ गई, बाकी बची एनर्जी क्या करती है? लूज होती है, थोड़ी बहुत तो लूज होती है कॉलिजन में, और जो बाकी बची वो इसको काइनेटिक एनर्जी देते हैं। लेकिन हम आइडियल केस लेते हैं। आइडियल केस में सपोज करो सरफेस पे लाइट गिरी, गिरते ही जो टॉप मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ गया विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी इन कोलिजन। तो जितना भी डिफरेंस आया, तो देखना ये आइंस्टाइन की इक्वेशन लिखते हो आप, एच न्यू बराबर लिखते हो, एच न्यू बराबर 5 माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये देखना, ये 5 प्लस, तो ये है आपका इंसिडेंट एनर्जी या जो यूज हो गया, और बाकी बचा किस में चला गया? E टाइम्स वीएस, काइनेटिक एनर्जी में चला गया, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में। तो ये मैक्सिमम है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है? द पोटेंशियल विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन। अगर आपने फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को भी जाने से रोक लिया तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी नहीं जा पाएंगे। तो इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो अगर सेम मेटल है और सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हो, सुन लो ध्यान से, अगर सेम मेटल है और सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहने वाला है उनके लिए। इंटेंसिटी चाहे अलग अलग कर लो, इंटेंसिटी अलग अलग कर लो तो करंट, फोटो करंट अलग अलग आ जाएगी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं गिरेगा। तो पहली बात तो सेम मेटल है और सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हैं तो यहां से ऐसे कर्व बनने चाहिए। अब समझ में आ रही बात? ये दोनों कर्व बनेंगे आपके पास क्योंकि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के लिए सेम रहने का है। समझ में आ रही बात? अब आगे पूछा है वो आपसे इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, चूज द करेक्ट ग्राफ। I2 इज ग्रेटर देन I1, साथ में आपको यह भी दे रखा है I2 इज ग्रेटर देन I1, इंटेंसिटी ज्यादा है। अब इंटेंसिटी ज्यादा है, सॉरी अपन को क्या करना है? अच्छा, फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंटेंसिटी का कर्व बनाना है। नो बेटा, नो 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 नो, गलत हो गया ये सही है, दिस वॉज करेक्ट। एच न्यू बराबर 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, दिस वॉज राइट। और काइनेटिक एनर्जी मैक्स को लिखते हैं हम लोग E टाइम्स वीएस। लेकिन मुझे एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी का कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो अगर मेटल सेम है, मेटल इज सेम और फ्रीक्वेंसी की जो आपने लाइट डाली है वो भी सेम है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम रहेगा, वीएस भी सेम रहेगा, इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं गिरेगा। समझ में आ रही बात? इंटेंसिटी का कोई भी फर्क नहीं गिरेगा। तो अगर मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल और इसके ऊपर ग्राफ बनाना भी है तो देखो कैसे बनाऊंगा। वीएस बराबर ये कितना हो जाएगा मेरा? एच न्यू प्लस माइनस 5, एच न्यू माइनस 5, तो वीएस आ जाएगा मेरा एच बाय ई इंटू न्यू माइनस 5। तो बनेगा तो स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रही बात? बनेगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। समझ में आ रही बात? ऐसा ग्राफ बनेगा। इसको पीछे बढ़ाओगे तो आपको यहां पे 5 मिल जाएगा, बेसिकली -5 मिल जाएगा। इसका जो स्लोप होगा वो h बाई ई देगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। लेकिन दिक्कत यह है यहाँ पे दो अलग अलग इंटेंसिटीज है, तो दो अलग अलग इंटेंसिटीज है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक कि फ्रीक्वेंसी जो है वो गिरा रहे वो सेम है तो अलग अलग इंटेंसिटी का फर्क ही नहीं गिरेगा। तो दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आके बैठेंगे, एग्जैक्टली बैठेंगे, कोई फर्क नहीं गिरने वाला। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में कोई भी फर्क नहीं गिरने वाला, चाहे अलग अलग इंटेंसिटी का लाइट ले लो, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा स्टॉपिंग पोटेंशियल। जब आप अलग अलग इंटेंसिटी का लाइट लेते हो तो ना तो आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो, ना आप उसका वर्क फंक्शन तो चेंज हो ही नहीं सकता। तो इसलिए I1 के लिए भी यही करवाएगा और I2 के लिए भी यही करवाएगा, दोनों के लिए सेम करवाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए बोल रहे हैं नन ऑफ दीज आएगा। समझ में आ रही बात? अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। इन ए रेडियो एक्टिव सीरीज यूरेनियम 23892, तो ये रेडियो एक्टिव सीरीज है जो यूरेनियम 238, जो यूरेनियम 235 नेचुरल अकरिंग यूरेनियम है उसका आइसोटोप ले रहे हैं हम लोग यूरेनियम 238। तो यूरेनियम 238 को लेड में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। समझ में आ रही बात? तो ये आपका 14th नंबर का क्वेश्चन है। तो देखना यूरेनियम 23892 वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? लेड में। और 206 और 82 में कन्वर्ट हो रहा होगा। हाँ, 206 और 82 में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको निकालना है नंबर ऑफ अल्फा थ्रू NL1 अल्फा डीके एंड N2 बीटा डीके। तो N1 N2 की वैल्यू निकालनी है। आसान है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कल भी किए थे। तो देखना बेटा, मास नंबर कितना चेंज हुआ है? 238 से 206 जाने पे 32 मास नंबर चेंज हुआ है। मास नंबर कौन चेंज करेगा? अल्फा पार्टिकल। तो एक अल्फा पार्टिकल जब निकलता है ना तो A मास नंबर से A-4 हो जाता है। तो एक अल्फा पार्टिकल 4 से कम करता है मास नंबर को। तो यहां तो 32 हुआ है, तो 8 अल्फा पार्टिकल निकले हैं। 8 अल्फा पार्टिकल। अब 8 अल्फा पार्टिकल जब एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो वो Z में 2 की कमी करता है। तो 8 अल्फा पार्टिकल Z में 16 की कमी करेंगे। लेकिन यहां पे कमी कितनी हुई है? Z में 10 की कमी हुई है। समझ में आ रही बात? तो बाकी 6 जो है वो बीटा पार्टिकल ने कंपनसेट किया, क्योंकि जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो Z जो है आपका
वो z+1 हो जाता है। तो यहां पे होना चाहिए था 16 की कमी, लेकिन हुई 10। तो जो 6 की कमी पूरी की है वो आपके बीटा पार्टिकल ने पूरी की है। तो यहाँ पे 8 तो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और 6 बीटा पार्टिकल निकलेंगे। दिस विल बी आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल हैव द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट टू बी मिनिमम। तो रेडियस जो है, रेडियस वो लिखा जाता है एन, रेडियस प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड के। अब आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z के है। तो जेड जो फर्स्ट ऑर्बिट, तो एन तो 1 आ जाएगा, तो जेड जिसका सबसे ज्यादा है, जेड जिसका सबसे ज्यादा है उसका रेडियस सबसे कम होगा। तो डब्ल्यू आयनाइज लिथियम, हीलियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के केस में तो Z1 ही होगा। उसके बाद हीलियम के केस में Z2 होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के केस में Z3 होगा। तो जिसका Z सबसे ज्यादा होगा उसका रेडियस सबसे मिनिमम होगा। और समझ में भी आता है, लिथियम के केस में, लिथियम आयन के केस में 3 प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो ऑर्बिट थोड़ा छोटा होगा, उसका रेडियस थोड़ा छोटा होगा। अगला क्वेश्चन है, साइक्लिस्ट टेकिंग ए टर्न बेंड्स इनवर्ड while a car passenger taking the same turn is thrown outward, the region is। तो बेटा ये तो बहुत आसान सवाल है। देखो पहला ऑप्शन है कार इज हेवियर देन साइकिल, ये तो बकवास रीजन है। कार हैज 4 व्हील्स, नहीं। डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ 2, नहीं। मान लो स्पीड की बात ही नहीं हो रही, मान लो दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं। द साइक्लिस्ट हैज टू काउंटरैक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हाइल इन केस ऑफ कार ओनली द पैसेंजर इज थ्रोन बाय फेस। अब होता क्या है, साइकिल के केस में, कार के केस में क्या होता है, नॉर्मल से बैलेंस हो जाता है, उसके चारों टायर पे नॉर्मल। अब बहुत ही गजब, बहुत ही बढ़िया चीज है ये, बहुत ही बढ़िया चीज है। इसमें देखना क्या रहता है, इसमें देखना साइक्लिस्ट जो है, साइक्लिस्ट जो है, साइक्लिस्ट वो खुद साइकिल का पार्ट है। इसको ऐसे समझो, मैं ड्राइंग अच्छी नहीं इसलिए नहीं बना पा रहा। साइक्लिस्ट जो है वो खुद साइकिल का पार्ट है, मतलब उसको अलग मत लो, ठीक है। साइक्लिस्ट को अलग मत लो क्योंकि वो साइकिल का ही पार्ट है, साइकिल के ऊपर ही बैठा है। अब जो कार के केस में जो पैसेंजर होता है, कार जो जा रही है वो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है आउटवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसे बोलते हैं, बेसिकली सूडो फोर्स टाइप का ही फोर्स है। अगर आप रोटेटिंग फ्रेम में से देख रहे हो तो वो जो पैसेंजर है वो उसको बाहर की तरफ फिकाता है वो। लेकिन जो आपका साइक्लिस्ट है उसको साइकिल के सिस्टम के साथ ही बैंड करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है बैंड? अगर मैं आपसे पूछूं, टर्न लेते हुए साइक्लिस्ट आपका बैंड करता है, सीधे सीधे टर्न नहीं ले पाता है वो। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल फोर्स होता है ना, नॉर्मल फोर्स, साइक्लिस्ट बैंड करके क्या करता है, नॉर्मल फोर्स को किसी एंगल पे लेके आता है। तो नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट तो mg को बैलेंस करता है, दूसरा कंपोनेंट उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता है। अगर वहां पे फ्रिक्शन मौजूद है तो भी और नहीं है तो भी। अगर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है तो जितना नॉर्मल की औकात है उतना वो उसको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेगा। सपोज करो ना तुम ऐसे टर्न ले रहे हो, ठीक है, और ये साइक्लिस्ट है। साइक्लिस्ट नहीं बनेगा मुझसे, आई डोंट नो कैसे बनाना है। तो ये जो ऐसे नॉर्मल लग रहा था वो थोड़ा टिल्ट होता है, तो उसका एक कंपोनेंट ऐसे समझो, कैसे बताऊं तुमको। ये साइक्लिस्ट था, पहले नॉर्मल ऐसे लग रहा था, अभी तो एक कंपोनेंट इधर आता है जो कि ये एंगल थीटा है, तो एक कंपोनेंट n sin थीटा इधर आता है और n cos थीटा इधर आता है। अब थीटा जितना बड़ा होगा, n sin थीटा उतना ही बड़ा होगा। तो जितना ज्यादा वो टर्न करेगा उतना ज्यादा वो नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड करवा पाएगा। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है तो नॉर्मल कोशिश करेगा कि मैं उसको प्रोवाइड करवाऊं टर्न बाय टिल्टिंग। लेकिन कार के केस में ऐसा नहीं है। समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन है, ए बर्ड वेट्स 2 किलोग्राम एंड इज इनसाइड ए क्लोज्ड केज। एक बंद है, ए बर्ड वेट्स 2 किलोग्राम एंड इज इनसाइड ए क्लोज्ड केज। अच्छा, एक केज में है, क्लोज्ड केज है, मतलब चारों तरफ से बंद है, एयर टाइट केज है आपका। उसके अंदर आपने 2 किलोग्राम के बर्ड को रख रखा है। उस बर्ड का, उस केज का खुद का जो मास है वो 1 किलोग्राम है। इफ इट स्टार्ट्स फ्लाइंग, अगर वो फ्लाई करता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब यहां पे बढ़िया चीज है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर वो फ्लाई कर रहा है, समझ में आ रही बात? उसके ऊपर नेट फोर्स 0 आ रहा है, तभी तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो नीचे जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर जो लगने वाला फोर्स है उससे बैलेंस हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये बोल रहा है कि देन व्हाट इज द वेट ऑफ द बर्ड एंड द केज सेपरेटली। तो देखना क्या होता है, जब बर्ड फ्लाई करता है तो वो एयर को पुश करता है नीचे, तभी बर्ड जो है वो फ्लाई कर पाता है। अब जो एयर है वो भी उसको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन प्रोवाइड करवाती है। तो अगर आप दोनों को सिस्टम ले लो तो न्यूटन का जो लॉ है, थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, उसके अकॉर्डिंग नेट फोर्स जो है वो सिस्टम के ऊपर बंद हो जाता, मतलब क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। क्लियर है ये चीज? तो जो बैलेंस है, अपना वेट को बैलेंस करने के लिए देखो क्या होता है, समझो इसको। सपोज करो ये बर्ड जो था ये बैठा था, यहां बैठा था, ये बर्ड बैठा था। तो यहां पे आपने इसका 2 प्लस इसका 1, क्योंकि नॉर्मल mg नीचे लग रहा था और नॉर्मल ऊपर लग रहा था, तो नॉर्मल जो था वो 3g था। अब जैसे ही बर्ड ने ऊपर उड़ना स्टार्ट किया, ये बर्ड ऊपर उड़ रहा है, तो ये एयर को पुश कर रहा है। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो एयर का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ एयर जो नीचे पुश कर रहा है, वो mg से बैलेंस, मतलब एयर इसको रिएक्शन फोर्स दे रही है तो वो mg से बैलेंस हो रहा है। तो वही फोर्स जो है, जितना फोर्स इसका mg का है उतना ही ये नीचे भी लगा रहा है। तो ये खुद का mg तो इसका लग ही रहा है और साथ में ये इसका m ऑफ बर्ड g भी लग रहा है, तो ये वापस से इक्वेट हो जाता है। तो आंसर आएगा आपका सेम, मतलब जितने फोर्स से वो पुश कर रहा है ना,
देखो ना, बर्ड ने एयर को पुश किया, कितने फोर्स से पुश किया, ताकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से रहे, तो उसका वेट को बैलेंस, बर्ड एयर को पुश करेगा तो एयर भी बर्ड को पुश करेगी, कितने फोर्स से, जितने फोर्स से बर्ड ने एयर को पुश किया है। अब बर्ड कितने फोर्स से पुश करेगा ताकि उसका कांस्टेंट वेलोसिटी जो है अपने mg के बराबर, क्योंकि mg को कंपनसेट होना है, एयर जो बर्ड को रिएक्शन फोर्स दे रही है वो mg से कंपनसेट हो रहा है। अब बर्ड ने एयर को पुश किया तो एयर नीचे नीचे पेन को भी पुश करेगी, क्योंकि आपका जो पिंजरा है वो क्लोज्ड केज है, क्लोज्ड केज है, बिल्कुल क्लोज्ड केज है। उस केस में वो एयर नीचे जो आपका केज है उसको भी पुश करेगी, केज को अगर पुश करेगी तो उतने ही फोर्स से पुश करेगी mg के बराबर से, जो बर्ड का वेट है ना, बर्ड का वेट mb इंटू जी, mb बोले तो बर्ड का वेट, इसलिए आंसर सेम रहेगा, कोई भी फर्क नहीं गिरेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ, एक रोप है वो एक टेबल पे लाई कर रही है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है आपको, म्यू दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद आपसे बोला है देन द मैक्सिमम लेंथ L1 ऑफ द पार्ट ऑफ दिस रोप विच कैन ओवरहैंग फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल विदाउट स्लिपिंग। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एनएलएम का क्वेश्चन है, फ्रिक्शन को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो 17 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, देखना 17 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, एक टेबल है और एक एल लेंथ की रोप है, तो इसका कुछ पार्ट तो नीचे हैंग कर रहा है, समझ में आ रही बात। मान लो एल पार्ट नीचे हैंग कर रहा है तो बाकी एल माइनस एक्स ऊपर पड़ा होगा। अब जो है इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, यहां पे कितना लग रहा होगा, इसका mg, ठीक है, m कितना लिखेंगे, l इसका लेंथ है, इतने पार्ट l सॉरी x इसका लेंथ है, तो इतने पार्ट का वेट आ जाएगा लैम्बडा इंटू एक्स इंटू जी, और वही टेंशन इधर लग रहा होगा, समझ में आ रही बात। अब जो पीछे इसके ऊपर फ्रिक्शन जो इसको रोकेगा फ्रिक्शन, वो मैक्सिमम कितना लगेगा, म्यू इंटू एम, बचे हुए पार्ट का m, वो हो जाएगा लैम्बडा इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। दोनों को बैलेंस करना है आपको, तो म्यू इंटू लैम्बडा इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी बराबर एल एक्स जी। क्लियर है, जी से जी कट गया, लैम्बडा से लैम्बडा कट गया, तो आपके पास आ गया म्यू एल माइनस एक्स बराबर एक्स। इसको सॉल्व करोगे तो म्यू एल अपॉन ये आ जाएगा 1 प्लस म्यू, दैट विल बी वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये इतना पार्ट हैंग कर रहा होगा इसका, तो देख लो म्यू एल अपॉन म्यू प्लस 1, दिस विल बी योर आंसर, सी आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है ये चीज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है। अगले पे चलते हैं। ट्रक ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ, एक ट्रक है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, टर्न्स वेस्ट एंड ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड, द चेंज इन इट्स वेलोसिटी। बहुत आसान है यार, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नॉर्थ की तरफ जा रहा है कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट को टर्न लगता है, मतलब वेस्ट को जाता है, वेस्ट को जा रहा है ये, टर्न्स वेस्ट एंड ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड, तो कितने से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो चेंज पूछा है आपसे, तो देखना डेल्टा वी बराबर हो जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इसको ऊपर वाले को जे कैप बोलेंगे, इधर को आई कैप, तो फाइनल स्पीड इसकी होगी -20 आई कैप, समझ में आ गई बात। और इनिशियल है माइनस ऑफ प्लस 20 जे कैप, तो आंसर आ जाएगा -20 आई कैप -20 जे कैप, दिस विल बी आंसर। अब पूछा गया आपसे इसमें, हाँ अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी, तो आपसे क्या पूछा है इसमें, मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया चेंज इन वेलोसिटी का, डेल्टा वी, मैग्नीट्यूड ले लो इसका 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर मतलब 20√2, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन किधर आएगी, आपको तो वेक्टर सम करना है, दिस प्लस दिस बराबर दिस, तो ये हो जाएगी साउथ टू वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो देख लो आंसर ये आ रहा है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन 20√2, यस डी आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंड वेइंग 3.5 falls from height of 2000 meter on a snow mountain at 0 degree centigrade. If the temperature of the object just before hitting the snow is 0 degree and the object comes to rest immediately, then the object will melt. Object, a stationary object at 4 degree centigrade and weighing 3.5. अब ये जो क्वेश्चन है ये आसान क्वेश्चन है। आपने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया ऊपर से नीचे तक, ठीक है, ऊपर से नीचे तक ड्रॉप किया है, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वही किसको, आइस को मेल्ट कराने में काम आएगा। तो ऐसा तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे भी पूछा जाता है कि कितनी हाइट से एक आइस क्यूब को फेंके कि वो मेल्ट हो जाए नीचे आते आते, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 कि आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मास इंटू लेटेंट हीट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh बराबर मास इंटू लेटेंट हीट, तो मास से मास कट गया, तो यहां से आपसे पूछा क्या है, कितनी हाइट से फेंके, सॉरी कितनी हाइट से फेंके, नहीं कितनी हाइट से, यहां पे मास अलग अलग आएगा, सॉरी
ये जो मास आएगा ये तो आपका ऊपर से जो ब्लॉक है उसका मास आएगा, और ये आइस का मास आएगा, कितनी आइस मेल्ट हुई। यस यस यस। तो ब्लॉक का मास तो कितना दे रखा है, 3.5 ग्राम, 3.5 किलोग्राम दे रखा है, 3.5 kg, ठीक है। और जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, और हाइट कितने से गिराया उसको, 2000 मीटर, तो 2000 इक्वल टू ये मास ऑफ आइस, ये निकालना है हमको ना, मास ऑफ आइस निकालना है हमको। और लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट जो होती है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होती है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। तो कैलोरी को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे, और ग्राम को अगर कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ हो जाएगा ये, तो 4200 आएगा ना, 4200। तो यहां से आंसर आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 4200। तो ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो 20, तो 70 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 42, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। इसको अगर ये किलोग्राम में आएगा आपका आंसर, ठीक है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए देख लेना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द रेनी सीजन, इन द रेनी सीजन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द रेनी सीजन एट क्लियर, इन द रेनी सीजन एट क्लियर नाइट the black seat of the bicycle becomes wet, the black seat of the bicycle becomes wet because it absorbs water vapor। गलत बात है ये तो। रेनी सीजन, अरे आपने देखा होगा ना, जब बारिश रहती है थोड़ा तो सुबह ओस की बूंदे गिर जाती है ना, ओस की बूंदे गिर, अब ओस की बूंदे क्यों गिरती है, कंडेंसेशन के कारण। क्यों गिरती है, कंडेंसेशन के कारण। अगर कहीं पे देखो तो कंडेंसेशन हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है, तो वो जो बाइसिकल या कार, या फिर अपनी कार नहीं मतलब अपना जो बाइक्स की सीट होती है उनके ऊपर छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट आ जाती है मॉर्निंग में। तो वो क्यों होता है, क्योंकि पक्का ने पक्का कंडेंसेशन हुआ है। तो देखते हैं आगे, इट एब्जॉर्ब्स वाटर वेपर, गलत, एब्जॉर्ब तो होती नहीं वो। ब्लैक सीट इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, अगर वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होती तो उस केस में तो गर्म हो जाती है कि नहीं है, जितनी भी हीट एनवायरमेंट में होती है उससे एब्जॉर्ब करके वो गर्म हो जाती, गर्म होने से तो उल्टा वाटर वेपर जो भी रहता वाटर वो भी ऑपरेट हो जाता। तीसरा ऑप्शन है ब्लैक सीट इज गुड रेडिएटर ऑफ इट, दैट इज गुड आंसर, एक्चुअली दिस इज करेक्ट आंसर। ब्लैक सीट जो है वो रेडिएट करती है अच्छी, ठीक है। ब्लैक बॉडी जो बोलते हैं ना कि इट इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट रिफ्लेक्टर, तो जो ब्लैक आपका शीट है वो रेडिएट बहुत अच्छा करती है, ठीक है, हीट को बहुत रेडिएट अच्छा करती है। तो रेडिएट अच्छा करने के कारण क्या होता है कि उसका जो टेम्परेचर वो लोअर हो जाता है, वो अपनी हीट को रेडिएट करके टेम्परेचर लोअर कर देती है। लोअर होते ही वहां पे कंडेंसेशन होने लगता है, समझ में आ रही बात, क्या होता है, कंडेंसेशन होने लगता है। क्लियर है ये चीज। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21, व्हाइल मेजरिंग द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए लिक्विड वी कीप द अपर पार्ट हॉट एंड द लोअर पार्ट कूल। अभी आपको थर्मल कंडक्टिविटी मेजर करना है, तो आपको क्या करना है, अपर पार्ट को हॉट रखना है और लोअर पार्ट को कूल करना है। ऐसा क्यों करते हैं, कन्वेक्शन इफेक्ट को इग्नोर करने के लिए। समझ में आ रही बात, क्यों, क्योंकि अगर आपने लोअर पार्ट को हॉट किया, जैसा कि पैन में पानी गर्म कर रहे हो, अगर आपने नीचे से उसको गर्म करना स्टार्ट किया, ऊपर ठंडा पानी, तो कन्वेक्शन फ्लो होगा, कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होने लगेगा। समझ में आ रही बात, हीट ट्रांसफर जो होने लगेगा वो कन्वेक्शन के थ्रू होने लगेगा। क्यों, क्योंकि लोअर पार्ट नीचे जो है वो गर्म होके राइज करेगा और जो आपका अपर पार्ट है वो सिंक करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो आपका ठंडा पानी है, ठंडा पानी कूल वाटर है, उसका डेंसिटी ज्यादा होता है। समझ में आ रही बात, तो ज्यादा होने से वो हैवी होता है, तो कूल वाटर सिंक करेगा, हॉट वाटर राइज करेगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन। तो जब आप कंडक्शन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसमें कन्वेक्शन को इग्नोर करना है, तो टू इग्नोर द कन्वेक्शन, तो ये आ रहा है, तो कन्वेक्शन में बी स्टॉप, दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर एट एनटीपी वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, डीप डाउन ए माइन द वाटर बॉइल विल एट टेम्परेचर। अब ये तो बहुत आसान है, देखना, जब एसटीपी पे जब आप वाटर को बॉइल करते हो तो क्या 100 डिग्री पे बॉइल होता है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वैसे वैसे क्या होता है, प्रेशर जो है, प्रेशर वो इंक्रीज होने लगता है, प्रेशर इंक्रीज होने लगता है एटमोस्फेरिक प्रेशर से। अब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्रेशर में इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। प्रेशर में इंक्रीज होने से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी आपका क्या करने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। आपने सुना है पहाड़ों पे जो है वो राइस और पोटैटो वगैरह को कुक करना मुश्किल होता है, इसका अपोजिट सीन है वो। क्यों होता है, अच्छे से कुक नहीं होते, पोटैटो हो गया, राइस हो गया, यू कैन नॉट कुक इन प्रॉपर वे। क्यों, क्योंकि जब आप पहाड़ों पे जाते हो तो वहां पे प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ जाता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ जाता है। अब सपोज करो आलू है, आलू को बॉइल होने के लिए लेट से 100 डिग्री का हॉट वाटर, बॉइलिंग वाटर चाहिए। आलू को अच्छे से पकने के लिए 100 डिग्री का, या राइस को अच्छे से पकने के लिए 100 डिग्री का टेम्परेचर बॉइल्ड वाटर चाहिए, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इटसेल्फ नीचे आ गया, 70 डिग्री पे आ गया लेट से बॉइलिंग पॉइंट, तो पानी आपका 70 डिग्री से ऊपर गर्म ही नहीं हो पा रहा, उससे पहले ही वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है वो। समझ में आ रही बात, पानी बॉइल, वो जो आपका राइस है वो कब कुक होगा, जब 100 डिग्री पे वाटर टच करे, 100 डिग्री पे टच करने के बाद वो अच्छे से कुक होना स्टार्ट होगा।
लेकिन सपोज करो उससे पहले ही 100 डिग्री से टच होने से पहले ही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ गया, इसके कारण उससे इमीडिएटली वो वेपर में कन्वर्ट होने लग गया, तो उस केस में आपके राइस कुक होंगे नहीं। तो ये माइंस में उल्टा होता है, माइंस में नीचे जाने पे प्रेशर इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है, तो 100 डिग्री से ज्यादा का बॉइलिंग पॉइंट लगेगा आपको। फिर एक ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ ए फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज व्हेन साउंडेड टुगेदर विद अनदर ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस 2 बीट पर सेकंड ऑन लोडिंग द ट्यूनिंग फॉर्क हुज फ्रीक्वेंसी इज नॉट नोन। तो जो अननोन फ्रीक्वेंसी का उसको लोड किया है आपने एंड साउंडेड टुगेदर, तो लोड करने से क्या होता है, म्यू जो ये होता है आपका ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा रूट टी बाय म्यू, मतलब वी बाय लैम्बडा। वी जो होता है वो रूट टी बाय म्यू के प्रोपोर्शनल होता है, म्यू जो होता है वो मास, लीनियर मास डेंसिटी होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है। तो उस केस में क्या होता है, या फिर उसका जो मास होगा वो लोड करने पे इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होने से वेलोसिटी ऑफ साउंड डिक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होती है। समझ में आ रही बात? तो ट्यूनिंग फॉर्क को अगर मास ज्यादा दोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी नीचे आएगी। तो ये बोल रहा है कि साउंडेड, आपने लोड किया, लोड करने से अननोन की फ्रीक्वेंसी नीचे आई, साउंडेड टुगेदर विद द ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ 100 हर्ट्ज बीटिंग बीट प्रोड्यूसेस 1 बीट देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अनदर ट्यूनिंग फॉर्क। तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, ये ट्यूनिंग फॉर्क के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो देखना बेटा, आपके पास क्या है, एक आपके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है, ये रहा ट्यूनिंग फॉर्क जिसका फ्रीक्वेंसी 100 है, 100, और दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी हमको पता नहीं है। तो आप क्या करो, अपनी मर्जी से तीसरा भी मान लो, इसका भी फ्रीक्वेंसी हमको नहीं पता। अगर इन दोनों के बीच में 2 बीट्स बन रहे हैं ऐसा मान लो, तो यहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 102। इन दोनों के बीच में 2 बीट्स बन रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 98। ठीक है, अब आपने लोड किया है, इसको लोड किया है, लोड करने से फ्रीक्वेंसी कम आएगी, तो सपोज करो फ्रीक्वेंसी कम होगी 101 होगी, इसको भी लोड किया है आपने तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी कम आएगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब 97 हो गई। तो अब बीट कितने बन रहे हैं इनके बीच में, 3 बीट बन रहे हैं, और इनके बीच में 1 बीट बन रहा है, और क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि 1 बीट बन रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो अननोन की फ्रीक्वेंसी 102 आएगी। तो देखते हैं हम लोग आगे और सॉल्व करते हैं, आप इसको जब तक देखिए। ओके बेटा।